बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज संगीन गद्दारी केस डिस्कस करेंगे। खसूसी अदालत की जानिब से 2 मई को मुशर्रफ साहब को तलब किया गया है और कहा गया है कि मुशर्रफ साहब खुद आकर अपना बयान रिकॉर्ड कराएं, लेकिन मुशर्रफ साहब के वकील कहते हैं कि 13 मई को मुशर्रफ साहब खुद आकर अपना बयान खसूसी अदालत में रिकॉर्ड कराएंगे। इससे पहले स्काइप पर उनको जब बयान देने का कहा गया, जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा तो मुशर्रफ साहब के वकील ने अदालत को बताया कि वो स्काइप पे बयान नहीं दे सकते, अलबत्ता 13 मई को वो आकर अपना बयान देंगे। लेकिन इससे पहले भी मुशर्रफ साहब की जानिब से कई दफ़ा इशारे दिए गए, कई दफ़ा कहा गया कि वो वतन वापस आएंगे, लेकिन हमने देखा कि वो वतन वापस नहीं आए। अब केस जब इस नोयत पे पहुंच गए तो हम देख रहे हैं कि अदालतों की जानिब से भी सख्त रिमार्क्स आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अगर बात करें तो चीफ जस्टिस के वाज़ेह रिमार्क्स हैं कि किसी भी मुल्जिम के हाथों अदालतों को हम यरगमाल नहीं बनने देंगे। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कानून की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। यकीनन ऐसे रिमार्क्स हम पहले भी इन्हीं अदालतों से सुनते रहे हैं, लेकिन अब देखना है क्या वाकई परवेज़ मुशर्रफ का केस जो है अपनी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगा। क्या वाकई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनका टेन्योर कम है, दिसंबर में वो रिटायर होने जा रहे हैं, वो इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़े एम्बिशियस हैं, उनका कैरियर देखा जाए तो बड़े बोल्ड डिसीजन किए हैं। क्या मुशर्रफ का फैसला भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे, इस पर बात होगी। और साथ साथ हम ये भी जानेंगे क्या मुशर्रफ साहब वाकई 13 मई को या फिर 2 मई को पाकिस्तान आएंगे या नहीं। आज पूरे प्रोग्राम में ये डिस्कस करते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शेख एहसनुद्दीन साहब, लॉयर हैं, सीनियर लॉयर हैं और इसके साथ साथ पेटिशनर भी हैं। मुशर्रफ के खिलाफ जो संगीन गद्दारी केस है उसमें इनकी भी पेटिशन है। इसके साथ साथ एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं, नईम सिद्दीकी साहब, और हमें इम्तियाज़ आलम साहब भी ज्वाइन करेंगे, वो भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मैं शेख एहसन की जानिब से आऊँगा। हमने सलमान जो मुशर्रफ साहब के वकील हैं, सलमान सफदर, उनको भी प्रोग्राम में दावत दी थी, लेकिन अपनी निजी मसरूफियात के बायस वो एंड टाइम पे बैकआउट कर गए। इस वजह से कोशिश ये होगी हमारी कि बैलेंस करके चला जाए, कोई एक साइड पर ज़्यादा झुकाव ना हो, ताकि आपको एक बैलेंस जो है व्यू मिल सके। एहसन साहब, सर क्या कहेंगे, क्या इस दफ़ा वाकई मुशर्रफ साहब आ रहे हैं पाकिस्तान में आमद की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात बाहर का तयशुदा है कि हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, खोसा साहब, काबिल एहतराम, उन्होंने डिटरमिन किया हुआ है। उनकी जो फैसला है, जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं, जो उन्होंने 2 तारीखों पर अपने ऑर्डर्स पास किए हैं, उनकी रोशनी में ये बात बड़ी वाज़ेह है कि वो इस केस को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के बारे में सीरियस है। गुज़श्ता डेट पर जब चूँकि मैं बुनियादी तौर पर पेटिशनर था, आपको पता है 17 नंबर पेटिशन 2013 जो थी वो मेरी थी, एक हाई कोर्ट की थी और बाकी पेटिशन। उस पेटिशन में 3 जुलाई 2013 को जो जजमेंट हुआ था, जो जजमेंट हमारे उस वक्त के जो थे ख्वाजा साहब, जवाद ख्वाजा साहब, बिल्कुल, उन्होंने जजमेंट दिया था और अटॉर्नी जनरल के बयान की रोशनी में, और वहाँ पर उन्होंने सेनेट का जो एक करारदाद थी उसकी रोशनी में, और फिर वज़ीर आज़म की तरफ से ये यकीन दहानी कराई गई थी कि हम बाकायदा तौर पर एक कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कोर्ट। तो उस पर एक प्रोसेस चलता रहा, लेकिन बदकिस्मती से ये फिर प्रोसेस कंप्लीट ना हो सका, और एक तारीख पर जब 2014 गालबन थी या 2016 में, तो मुशर्रफ साहब बीमारी थी उनकी, और बीमारी के आलम में उन्होंने कहा, और वो जब अदालत में आ रहे थे तो फिर उसके बाद उनको CMH रावलपिंडी में शिफ्ट कर दिया गया, और फिर उसके बाद जो है गवर्नमेंट कहती है कि हमने कुछ नहीं किया, अदालतों ने उनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाला, जबकि अदालतें कहती हैं कि हुकूमत ने किया है। इसमें तो सर किसने भेजा? आवाम जानना चाहती है कि भेजा किसने आखिर? सर देखिए, ये बात तयशुदा है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से थी, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में से नाम निकालना जो था,
और आपको उस वक्त याद होगा, आप भी अटैच थे इन सुप्रीम कोर्ट के साथ। तो चौधरी निसार साहब की स्टेटमेंटों को अगर आप सामने रखें तो ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि मुस्लिम लीग जी हाँ। और फिर जो कराची बेंच का फैसला आया था उसमें ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर थी कि अगर आप चाहे, गवर्नमेंट चाहे तो उनका नाम डाल सकती है इज़्ज़त कंट्रोल में। तो अब ये अख्तियार बुनियादी तौर पर आपको पता है कि वजारत दाखिला के होते हैं, लिहाजा उन्होंने इसको निकाल दिया। अब बदकिस्मती तो मैंने गुज़श्ता डेट पर यह कहा था कि आप हुकूमत से पूछे तो सही कि उन्होंने उनको वापस लाने के लिए क्या स्टेप उठाए हैं। अब रेड वारंट की बात करते हैं, लेकिन रेड वारंट की एक्सक्यूशन नहीं हो रही बिल्कुल। इसी तरह से कल जो उनके वकील साहब, काबिल एहतराम वकील साहब ने, रेड वारंट तो हुसैन हक्कानी के भी जारी हुए थे। क्या हुआ उसमें? कुछ भी वो केस भी खत्म हो गया। तो अब वो जहां तक बात है, कल उन्होंने कहा जनाब कि आप मेडिकल बोर्ड बनवाएं और उसको बाहर भेजें, खर्चा हम देने के लिए तैयार हैं। ये कल वकील साहब ने स्पेशल कोर्ट में ये बयान दिया कि वो इस काबिल, और उन्होंने कहा कि उनकी बीमारी जो है लाखों में एक है, वो स्काइप पर भी नहीं देंगे बयान, और वो किसी वीडियो लिंक के जरिए से, किसी वकील के जरिए से नहीं देंगे, वो खुद आएंगे। और खुद आने के लिए उन्होंने कहा कि 13 मई तक हमें टाइम दिया जाए, जो कि जिस पर जस्टिस तायरा सफदर ने कहा कि जब 13 को आ सकते हैं तो 2 को आने में क्या कबाहत है। लेकिन मैं आपको बड़ा वाज़ेह कहूं कि वो 2 को भी नहीं। नईम साहब, आप क्या समझते हैं, क्या मुशर्रफ साहब इस हालत में हैं कि वो सफ़र कर सकें? और जिस तरह से पहले भी मुशर्रफ साहब की जानिब से बयानात आते रहे कि वो वतन आ रहे हैं, केस फेस करेंगे, अपना ट्रायल से वो डरते नहीं हैं, मुक्के भी दिखाते थे उस टाइम, तो क्या अब जो है मुशर्रफ साहब पाकिस्तान हम देखेंगे कि पाकिस्तान देखें, परसेप्शन और रियलिटी में बड़ा फ़र्क है। पहली बात तो ये है कि आप पहले हिस्ट्री देखें कि जो बीमारी और जेल का आपस में एक ऐसा रिश्ता है कि जो भी जेल की दीवार क्रॉस करता है बीमार हो जाता है। ये अजब एक बीमारी आती है। और ऐसी बीमारी के साथ आप एक और चीज़, ये ताकतवर लोग ही क्यों बीमार होते हैं जेल जाके? बीमारी ही इतने कमजोर लोग पड़े हैं जेल में, उन बेचारों को कोई ना इलाज मुयस्सर होता है, ना मेडिकल बोर्ड बनते हैं। ये मुल्क ही ताकतवर लोगों का है। जो जहाज में बैठेगा वो ताकतवर है, जो पावर में है वो ताकतवर है। अच्छा, अब आप जरदारी साहब का केस देख ले, 11 साल उन्होंने जेल में गुजारे, उसके बाद क्या नतीजा निकला? आज मुशर्रफ साहब 2014 में इंडिकेट हुए थे, उसके बाद 2016 में जो भी जैसे ऐसा बताया कि गाड़ी उनकी सीधी CM में चली गई। अब ये सारी आप इन्वायरमेंट पे गौर करें, आप उस इंसान की जो उसके इर्द गिर्द की जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर रही है। कोई ना कोई फोर्सेस उसके साथ हैं जो उसको असिस्ट कर रही हैं। ये ECL से नाम निकालना तो ये तो जो इंटीरियर सेक्रेटरी का काम है, ये तो कोई बहुत बड़ी चीज़ है ही नहीं है। और वो ऑफिशियली बाहर गए हैं, और जैसे एसएस साहब ने कहा कि उनके ऊपर केस, बेशक खोसा साहब की नीयत बड़ी साफ़ है, वो चाहते हैं कि ट्रायल हो, केसेस को क्लियर करें, लेकिन क्या आप मुशर्रफ को उसकी एब्सेंस में सज़ा दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे। क्या आप जो 342 का जो बयान है, जो कि ये वकील हैं ज़्यादा बेहतर समझते हैं, वो बगैर मुलजिम के मौजूदगी के दिया जा सकता है? और तीसरी बात यह है कि अगर वो नहीं आता तो क्या आप दूसरे सेक्शन जो कोर्ट को जो भी सेक्शन 9 है जो भी है उसके तहत क्या उसकी सज़ा को आप वहाँ पे अनाउंस कर सकते हैं? और बेसिकली जब अभी तक आप हुसैन हक्कानी के केस का कुछ नहीं कर सकते, अल्ताफ़ हुसैन के केस का कुछ नहीं कर सके, उसको नहीं बुला सके वापस, इसहाक डार साहब आपके बाहर गए हुए हैं, उनको नहीं आप वापस बुला सके, फिर नवाज शरीफ साहब को बीमारी की बेस के ऊपर अभी जो इंटरम रिलीफ मिला है, तो ये बीमारी ही एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी डॉक्टर जब आपको सर्टिफिकेट देता है, ही इज़ अनएबल टू ट्रैवल, तो आप उसको कैसे लेके आएंगे बाइट से? ये बताएं ना। अगर वहाँ के डॉक्टर लिख के दे देते हैं कि ही कैन ट्रैवल, तो देन फिर एक प्रोसेस है बंदे को बाहर से और पाकिस्तान की बाहर की। लेकिन सर नवाज शरीफ के केस में भी ऐसे डॉक्टर लॉरेंस का जब सर्टिफिकेट पेश किया उन्होंने, नहीं उन्होंने जज साहब ने कहा नहीं जज साहब ने कहा कि इसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है, लेकिन अगर ये मतलब गवर्नमेंट को एड्रेस हो, प्रॉपर चैनल से आए, तो देखिए वो एड्रेस ये हो कि इनकी वो, मुझे ये बताएं पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो कि आपका कोई इलाज कर सके। नवाज शरीफ साहब का ज़हनी दबाव की बीमारी है ना, मतलब सिम्टम है,
डिजीज तो नहीं आइडेंटिफाई हुई कि क्या है, इसी तरह किडनी डिजीज भी है सर, वो वही कहना था, लेकिन वो इलाज उसका जो है ना आपका मुल्क के अंदर हो सकता है। मुशर्रफ साहब की बात है, वो कहते हैं 13 तारीख को वो आएंगे, 2 तारीख को उन्होंने उनको बुलाया, जो 13 को आने वो 2 को भी आ सकते। ये चीज़ें पहले कई दफ़ा लोगों के मामला में होती थी कि वो अब आ रहे हैं, वो कल आ रहे हैं, वो तो मीडिया हाइप भी क्रिएट हो जाती है। अब जो जैसे ही खुशबू ने कहा कि जैसे ही उनको बताया गया कि वो पाकिस्तान आए, वो जाके अस्पताल लेट गए। तो आपको एक बात याद कराऊं कि जब साकिब निसार साहब जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस थे जी, तो उन्होंने ओपन कोर्ट में कहा था कि मैं ये गारंटी देता हूं कि वो आ जाएं, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी किसी किस्म की, और हम उनको कोर्ट तक पहुंचने का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देंगे। उस वक्त वो नहीं आए, तो अब क्यों आएंगे? अब आना मैंने इसीलिए कहा है कि ये तो गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया, ये कभी भी नहीं आएंगे। इम्तियाज़ आलम साहब हमारे साथ लाइन पे है, वेलकम टू द शो। इम्तियाज़ साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर ये बताएं, मुशर्रफ साहब की जानिब से एक दफ़ा फिर उनके वकील ने अदालत में कहा है कि 13 को वो खुद आकर अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे अदालत में। आपको क्या लगता है, क्या मुशर्रफ साहब दोबारा पाकिस्तान का रुख करेंगे, क्या बेड से उठेंगे? वो लगता है कि उनकी सेहत बड़ी खराब है और उनके लिए मुश्किल होगा सफर करना। दूसरी बात यह है कि अगर वो आ गए तो पाकिस्तानी सिस्टम के लिए और आईनी ढांचे के लिए मुश्किल बन जाएगी अगर वो आ गए तो आईनी सिस्टम के लिए। लेकिन खोसा साहब तो बड़े एम्बिशियस नजर आते हैं सर। खोसा साहब की जानिब से कहा गया कि किसी मुलजिम के हाथों अदालतें यरगमाल नहीं बनेंगी, और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि मुशर्रफ साहब मुक्का दिखाते थे, फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया। तो खोसा साहब तो बड़े एम्बिशियस नजर आते हैं, और वो कह रहे हैं कि जो आपने उनकी इंट्रोडक्टरी स्पीच भी सुनी कि वो जो है मुकदमा, जितने ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उनको निपटाने का उनका वो है, एक मोटिव है, और उसी एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं। और उनके क्रिमिनल, उनका रिकॉर्ड देखें तो क्रिमिनल केसेस भी वो अब तक ख़त्म कर चुके हैं। तो आपको लगता है कि खोसा साहब के टेन्योर में कुछ होने जा रहा है, कोई लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगा? भाई मैं किसी चीफ जस्टिस साहब के टेन्योर को सियासी जमातों के टेन्योर के तौर पे डिस्कस नहीं करना चाहता। क्यों ला रहे हैं इस तरह खोसा साहब को बीच में? उन्होंने यकीनन फैसला दिया है कि इसका फैसला होना चाहिए, और उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया है, जो कि अच्छी बात है कि यह नहीं बन सकती अदालत, और ना ही अदालत को कोई हुडविन कर सकता है। ये अच्छा इरादा है, लेकिन हम देख चुके हैं कि किस तरह स्पेशल कोर्ट के सामने जाते जाते वो पहुंच गए हॉस्पिटल में, और हमने ये भी देखा कि जिस तरह बाहर भी चले गए। और ये इतने अरसे से केस चल रहा है, इसमें कई साल पहले इस केस को मुकम्मल हो जाना चाहिए। इस केस की अहमियत ये है कि खुद ये सुप्रीम कोर्ट ने जो दूसरी इमरजेंसी लगाई या मार्शल लगाया, आइन तोड़ा जनरल मुशर्रफ ने, उस पर उन्हें ट्राई कर रहे हैं। पहले में ट्राई नहीं कर रहे हैं। जी 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 शेख साहब, आप बताएं कि 342 का बयान मुल्जिम जो है वकील के बिहाफ पे दिया जा सकता है उसका? या मैं आपको बताऊं, बिल्कुल दिया जा सकता है। और इसका मकसद क्या होता है, जितनी एविडेंस आती है ना सारी, तो फिर वो पूरी एविडेंस, तमाम पीसेस, जितने इंक्रिमिनेटिंग किसी मुल्ज़िम के खिलाफ जितने पीसेस ऑफ एविडेंस हैं, वो उसे पुट किए जाते हैं, ताकि अगर उनके जवाब में वो कोई अपना डिफेंस देना चाहे या कहे कि ये जनाब जो बयान कर रहे हैं ये गलत है, ठीक है, जो भी है, ये 342 का मकसद होता है। 342 एक बुनियादी प्रोविजन है कि जब भी ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत, जितनी एविडेंस प्रोसिक्यूशन की है वो सारी फाइल पर आ जाएगी, तो वो तमाम एविडेंस एक एक करके मुल्ज़िम को क्वेश्चंस की सूरत में पुट की जाती है, और हर क्वेश्चन का वो जवाब देता है। वकील बिल्कुल हो सकता है, और 3 आपको पता है कि चीफ जस्टिस साहब ने उनको 3 चॉइसेस दिए थे। नंबर 1 वकील के जरिए से, नंबर 2 खुद पेश हो, नंबर 3 स्काइप के जरिए से या वीडियो लिंक के जरिए से। तो अब वो दोनों चीज़ों को तो इनकार कर रहे हैं, लेकिन अपनी वो अना कह दें या अपनी वो कह दें कि मैं खुद आऊँगा। अब जैसे कि इम्तियाज़ साहब सीनियर मोस्ट हैं, उनकी वाकई बीमारी की नोयत ऐसी है कि शायद उनको बड़ा आसान है
कि सफ़र से रोक दिया जाए। तो अगर वो है तो वकील को करने दें, लेकिन वो वकील अगर कर लिया, उसने बयान दे दिया, तो ट्रायल हो जाएगा कंप्लीट। वकील ने तो बड़े वसूख के साथ अदालत में कहा कि वो 13 को आ जाएंगे, जिस पे जस्टिस ताहिरा सफदर ने कहा 2 को आ जाए। वसूख के साथ तो कहते हैं, लेकिन साथ आप दूसरी बात को जैद साहब इस चीज के साथ कनेक्ट करें कि उन्होंने कहा है जनाब कि उनकी बीमारी ऐसी है जो लाखों में एक शख्स को होती है, और आप बोर्ड भी जो है उनको देंगे। व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड सेंडिंग ऑफ द बोर्ड? इम्तियाज साहब की तरफ आऊंगा। सर, अब जो हम देखते हैं काबीना जो बनाई गई है, इसमें वही लोग हैं जो मुशर्रफ के साथ काम कर चुके हैं, और मुशर्रफ साहब खुद भी ये कह चुके हैं कि वजीर कानून के हवाले से कहा कि वो उनके दौर में भी रहे हैं। फरूक नसीम की बात करें तो जितने मेंबर्स हैं काबीना के, गुलाम सरवर साहब हैं, दीगर जो मेंबर्स हैं, चौधरी हैं, आप ये बताएं क्या मुशर्रफ साहब अब ये माहौल साजगार है उनके लिए वतन आने के लिए? इस वजह से उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। मैं नहीं समझता कि मुशर्रफ पाकिस्तान आएंगे। ये ऐसी उन्होंने एक पब्लिक उसमें इमेज के लिए और पब्लिक कंजम्पशन के लिए बयान दे दिया है उनके वकील ने। और दूसरी बात यह है कि जो वो पहले बयान दे चुके हैं उसमें वो कह चुके हैं वो अकेले इस काम में नहीं थे, उनके साथ वजीर आजम थे उस वक्त के, काबीना थी उस वक्त की, गवर्नर थे उस वक्त के, कोर कमांडर थे उस वक्त के, वो पूरी फौज को इसमें शामिल करते हैं। अब कैसे स्पेशल कोर्ट जो है अगर उनके बयान पे जाके कॉन्विक्ट को करती है, उन्हें सजा देती है, तो अकेले कैसे दे सकेगी? तो ये बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। और अदालत अगर अदलिया कानून और आइन की हुक्मरानी पे इतनी मुसर है तो अच्छा होगा कि वो सब लोग जिनके नाम लिए हैं जनरल मुशर्रफ ने कि वो भी शामिल थे उनके जुर्म में, तो उन सबको भी ट्राई किया जाए, अकेले मुशर्रफ को ट्राई किया जाए। ठीक सर। नईम साहब आपकी तरफ आऊँगा कि अगर मुशर्रफ साहब की सेहत के बारे में जैसे है कि काफ़ी ख़राब थी, तो अब जब सेहत ख़राब है तो उनकी जानिब से एक मौक़िफ़ तो लिया जा रहा है कि स्काइप पे बयान नहीं देंगे क्योंकि सेहत ख़राब है, लेकिन इसके कॉन्ट्रडिक्टरी अगर हम बात को देखें उनके वकील साहब को ऑब्जर्व करते हुए कि उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो ट्रैवल करके पाकिस्तान आएंगे। या तो आपकी एक तरफ इतनी सेहत ख़राब है कि आप स्काइप पे बयान नहीं दे सकते, या फिर आप राज़ी हैं पाकिस्तान आकर बयान देने के लिए उनके वकील के मुताबिक। हम तक जो इन्फॉर्मेशन, देखिए सर, बात यह है कि बीमार वो यकीनन हैं, और ये सुनने में ही आया कि उनकी बीमारी काफ़ी सीरियस भी है। और मैं समझता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ एक डेकोरेटेड आदमी हैं, आर्मी चीफ रहे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है, और अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं। अब एक ऐसे शख्स को क्या ज़हनी दबाव नहीं होगा जो बाहर बैठा हुआ है? क्या उसको तनाव नहीं होगा? क्या उसको टेंशन नहीं होगी? तो बीमारी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उनका पाकिस्तान में आना ये मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है। एक तो यह है कि उसका प्रोसेस ही इनिशिएट नहीं किया गया, पहली बात, और दूसरी बात है कोई 2-4 दिन 15 दिन या महीने का वो प्रोसेस नहीं होता, उसका टाइम फ्रेम है, और उस टाइम फ्रेम के तहत ही वो आता है। अब उनके वकील साहब ने अगर ये बात कर दी, उसकी फिर 2 ही वजूहत मेरे नज़दीक हैं, या तारीख दे दें या डिले टैक्टिस। तीसरी बात तो मुझे कोई समझ नहीं आती, रमज़ान भी आ रहा है, शायद इस वजह से रमज़ान भी आ रहा है, चीज़ें भी फिर देखें चीज़ें ऑटोमेटिकली डिले होती रहती हैं। मैंने पहले जो बात की, मैंने कहा इन्वायरमेंट को आप देखें, इन्वायरमेंट क्या बन रहा है। आपने पहले बात की, एक आम आदमी होगा ना तो उसको अर्जेंटाइन से भी उठा के ले आते हैं इंटरपोल वाले, ठीक है, हमारे बंदे जाते हैं। लेकिन जब ये मतलब आप कानी साहब का केस देख लें, या डार साहब का केस देख लें, या अल्ताफ़ हुसैन का केस देख लें, और बहुत सारे ऐसे बड़े लोग हैं, मुझे बताएं उनमें से किसको आप ला सकें? तो आप मुशर्रफ साहब को, जो कि एक पाकिस्तान की इंतहाई हसास पोस्ट पे भी रह चुके हैं और पाकिस्तान में इतना सर्व भी कर चुके हैं, सरकारी मुलाजिम भी रह चुके हैं, तो उनको इस तरह मतलब कह देना कि वो आ जाएंगे। फिर जो 3 उनको ऑप्शन दी गई हैं ना, उनमें से जो वकील के थ्रू है ना, वो पॉसिबल नहीं है कि वकील को आप अथॉरिटी दे दें, वो उनके बिहार पे इस पर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक नाज़रीन। संगीन गद्दारी केस पर बात हो रही है और हमारे साथ हमारे एनालिस्ट मौजूद हैं। शेख एहसन साहब,
सिविल हुकूमतों का भी दौर रहा और हमने देखा कि देखिए जी, मैं थोड़ा सा डिफर इसलिए करूँगा कि ये केस बने सिविल हुकूमत में जी इम्पॉसिबल था मेरे नुक्ता नज़र के ऐसे लायर में, जैसे कि मेरे माशाल्लाह बहुत बड़े दानिश्वर भी हैं और वो भी एनालिस्ट, ये केस बनाना ही मुश्किल था। ये पाकिस्तान की तारीख में आप देखें कितने मार्शल लॉ लगे, अयूब खान का मार्शल लॉ लगे, यज्जा खान का मार्शल लॉ लगे, ज़िया-उल-हक का मार्शल लॉ लगे, और उस दिन जनाब हमारे चीफ जस्टिस साहब खोसा साहब ने, काबिल एहतराम खोसा साहब ने क्रैम्बिल का वो वाक़या कि किस तरह से कब्र से निकाल कर उसको ट्रायल, और फिर ट्रायल तो दूर की बात है, उसको बाकायदा हैंग किया गया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में एक डिक्टेटर के खिलाफ एक केस अदालत में चला जाना भी ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। अब आगे क्या हुआ, किस तरह से हुआ, ये एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन आप देख लेना, मैंने जितनी मिसालें दी हैं किसी एक केस में भी, और अब मुझे भी फिर वही बात तो है कि केस तो ले आए, एक मिसाल बन गई, हाई ट्रीजन मौजूद है, आर्टिकल 6 मौजूद है, क्रिमिनल इम्प्लीमेंटेशन 1976 का एक्ट मौजूद है, स्पेशल कोर्ट का एक्ट मौजूद है, लेकिन प्रोसीजर सारा कुछ मौजूद है, लेकिन एक आदमी का ट्रायल के दौरान यहाँ से चले जाना, ये सियासी गवर्नमेंट की कमजोरी है। यहाँ पर कैच 22 है पूरे शो में, ये पूरे केस में यही कैच 22 है। तो आप क्या समझते हैं, किसी एनआरओ के नतीजे में गए? एग्जैक्टली 100%। ये इसको आप एनआरओ नहीं कहते, इसको एक अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, इसको एक अनरिटन एनआरओ कह सकते हैं, इसको आप एक अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। केस चला गया, पब्लिक प्रेशर था, जुडिशरी का प्रेशर था, जुडिशरी यानी नवाज शरीफ जिम्मेदार हैं इस एनआरओ के। आप ये भी कह सकते हो, ये नहीं भी कह सकते, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। ठीक है, देखिए पाकिस्तान के मामलात में खाली पाकिस्तान के लोग इन्वॉल्व नहीं होते। आपने नवाज शरीफ के केस में देखा कि तैयारा आ गया बाहर से, ठीक है, उनको लेने के लिए। इससे बड़ी अब ये कितनी ओपन मिसालें हैं, तो क्या बाकी लोगों के तल्लुकात नहीं है? क्या बाकी लोगों के रिसोर्सेज नहीं है? अब किसी के एब्सेंशिया में आप जितना मर्जी ट्रायल करते रहे। अब एक और बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है, आप ये देखें कि ये वाइड ट्रायल है जिसमें डेथ भी है और उम्र कैद भी है, लेकिन एक दिन के लिए भी वो जेल नहीं गए। मुझे तो इस बात पर पहले दिन प्रोसिक्यूटर साहब जिस दिन ये केस अदालत में आया था और मुशर्रफ साहब पेश भी हुए थे, वहाँ पर उनको ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी। अब ये कहेगी कि वहाँ पर जो वो एक्ट है नहीं, उसमें शायद ऐसी कोई प्रोविजन की बात नहीं है। आप जब स्पेशल लॉ के तहत भी आएंगे तो 3 साल से जायद जिसकी सजा है, नवाज शरीफ और जरदारी दोनों का कसूर है कि जो ये मुकदमा इतना तवील हुआ किसी ना किसी हद तक। जी, जरदारी साहब तो मुझे इसमें इस पिक्चर में कोई उस तरह से जरदारी साहब के बाद की बात है ना, ये तो 2013 के बाद की बात है, ये 2014 की बात है। लेकिन इन्होंने ये तो किया कि बहुत बड़ा एक इशू उठाया, हाई ट्रीजन, फर्स्ट टाइम प्रोसीजर, सब कुछ, लेकिन उसके बाद अचानक जो खुद ही पलटा खाया। वो आपकी बात मैं 100% कहूँगा कि वो और सिद्दीकी साहब की कि ये एनआरओ की सबसे बड़ी वाज़ेह और जिंदा मिसाल है। अच्छा, एनआरओ पे भी बात करेंगे, लेकिन हमारे मुल्क में जस्टिस खोसा के जो ये आर्ग्यूमेंट है कि ताकतवर जो है वो और कमज़ोर उसके लिए कानून बराबर है, लेकिन हम जब देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की तरफ आते हैं तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई देता। अब जब हम एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, नई चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, अब सोशल मीडिया का दौर है, आप समझते हैं कि ये मामलात इसी तरह चलते रहेंगे या किसी ना किसी नतीजे पे ये मामलात पहुंचेंगे और जब हम देखेंगे कि अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होता है? जब तक आप ग्रॉस रूट लेवल से सिस्टम को फंडामेंटल सीख नहीं करेंगे और आपका जो इनिशियल जुडिशरी लेवल है उसको आप प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं करेंगे, केसेस प्रोसिक्यूशन सही नहीं बनाएगी, इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होगी, उसके बाद जिस तरह लंबे लंबे डिले होते हैं वो नहीं होंगे, तो फिर तो चीज़ें बहुत ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है। वो खुद भी जस्टिस साहब ने कहा है कि जी ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, लेकिन वो कब होगी, कहाँ होगी? जैसे एहसन साहब ने कहा कि यहाँ से चले गए, जब चले गए तो जैसे कहते हैं ना ज़मानत हो गई तो आधा केस ख़त्म हो गया।
अब जो मुल्क से बाहर चलेंगे, थोड़ी सी रोशनी डालूंगा जी। एक विल है जी, जुडिशरी के अंदर भी है, बिल्कुल है, चाहते हैं लोग भी चाहते हैं जी, और कुछ चेंजेस आई भी हैं। हमने देखा है मसलन अभी एक रिसेंटली एक जजमेंट जो दिया है कि आप गलत केस बना कर आता है कोई आदमी, झूठी गवाही हो जाती है। तो अब खोसा साहब ने, हमारा एक बहुत पुराना प्रिंसिपल है कि फॉल्सिस इन जोनो फॉल्सिस इन ओमनिबस। अगर कोई आदमी एक चीज में गलत है, एक बात पर गलत करता है, तो वो उसकी पूरी एविडेंस को डिसबिलीव किया जाए। अब लोग क्या करते हैं, एक मुल्ज़िम है 7 लिखवा देते हैं, 6 बरी हो जाते हैं, वो एक सजा हो नामालूम लिखवा देते हैं, नामालूम लिखवा देते हैं। बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक तो प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशन, हमें अब हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, फोरेंसिक हमारी बहुत आगे निकल गई है। हमें इन चीज़ों पर इंसार करना पड़ेगा। आप देखें कि अब डेटा कलेक्शन को अगर टेक्नोलॉजी पे इंसार करना पड़ेगा। खोसा साहब की या अदालत की बात पे कितना यकीन कर सकते हैं कि खोसा साहब ने कहा तमाम रुकावटें हटा दी, अब ये केस तेज़ी के साथ हमारे चलता बना? नहीं, रुकावटें हटाने की कोशिश तो ज़रूर है, तेज़ी से चलेगा भी। और जैसे कि हमारे चीफ साहब ने उनकी जैसे विल है और जैसे वो डिटरमिन नज़र आते हैं, तो मेरा अपना नुक्ता नज़र है कि ये बात किसी न किसी। सर हमारे साथ अहमद रजा कसूरी साहब लाइन पे हैं। वेलकम टू द शो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सर साबिक सदर मुशर्रफ के आप क्लोज साथी भी रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट भी करते रहे अदालत में, कुछ इतलात हैं आपके पास उनके वापस आने की? मेरा नहीं ख्याल जी वो आए, क्योंकि यहाँ से जा चुके हुए हैं, तो यहाँ मेरा नहीं ख्याल है कि वो आए, जो मेरी असेसमेंट है उसी। एंड फिर दूसरी है कि ही इज नॉट वेल ऑल्सो। जो उनकी जो न्यूज आ रही है वहां से, वो है कि ही इज वेरी सीरियसली इल, और कुछ उनकी जो प्रॉब्लम वैसी है जो कि यहाँ मैनेजेबल भी नहीं है। सो आई डोंट थिंक सो जी इस सूरत हाल में वो आए। सेहत के हवाले से सर क्या अपडेट है? कोई आपकी बातचीत लास्ट टाइम रब्ता कब हुआ? मेरा तो इस वक्त तुमसे रब्ता नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि फेसबुक वगैरह और बाकी चीज़ों को मैं उसी और न्यूज़ को मैं परसू करता रहता हूँ, तो उससे जो है मेरी असेसमेंट ये है कि इज नॉट वेल। और फिर उनकी जो टीवी पर भी जो उनकी जो शॉट्स आए हैं, तो उसमें ही लुक्स वेरी सिक। तो दूसरी है कि मैं समझता हूँ कि ये टाइम भी नहीं है। देखें इस वक्त अफवाज पाकिस्तान जो है उनकी आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन है विद इंडियन आर्मी सिटी। ऐसी सूरत हाल में आप जब एक उनके जनरल के बारे में करेंगे तो उसमें एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट जाता है। ये मैं बिल्कुल एडवाइस कर रहा हूँ टू एवरीबॉडी कि क्योंकि मैं आई कम फ्रॉम ए मिलिट्री फैमिली, इसका बड़ा डिमोरलाइजिंग इफेक्ट जाएगा। सो देयरफॉर आपको मुल्क और कौम के लिए बहुत सारी चीजें जो है उनकी कुर्बानी देनी पड़ती है। मुल्क की बका, मुल्क की सालमियत, उसकी कौमी आज़ादी, उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, ये सारी चीजें इस वक्त खतरे में हैं। और एक राउंड ऑफ एग्रेशन फ्रॉम इंडिया इज नॉट रूल्ड आउट सिटी। इस वक्त इंटरनेशनल प्रेस भी ये कह रही है। सो देयरफॉर ऐसी सूरत हाल में जबकि पाकिस्तान की फौज जो है हिंदुस्तान की फौज के साथ आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन है, ऐसी सूरत हाल में उनके एक फॉर्मर आर्मी चीफ के बारे में अदालती मामलात का चलाना मैं समझता हूँ कि इट विल नॉट गिव सेंड ए वेरी हैप्पी मैसेज टू द ट्रूप्स। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, अपनी जगह आपका नुक्ता नज़र भी जायज़ है। हम ये जानना चाहते हैं सर कि स्काइप पे जो उनको बयान रिकॉर्ड कराने का कहा गया और जो उनके वकील ने बाकायदा इनकार कर दिया अदालत में और कहा कि वो स्काइप पे बयान रिकॉर्ड नहीं करा सकते, क्या मुशर्रफ साहब को स्काइप पे बयान रिकॉर्ड कराना चाहिए था? बीइंग अ लॉयर आप क्या समझते हैं? मैं देख रहा जी इस वक्त चीज़ें जो हैं ये लॉ, कानून, आइन सब सबसर्विएंट हो जाते हैं मुल्क की सालमियत के सामने। ये सारी चीजें जब पर मुल्क है तो अदालतें भी हैं, कानून भी है और आइन भी है। अगर मुल्क कोई क्या आज आपका आइन जो है वो ढाका और चिटागोंग में लागू है? क्या आपके आज अदालतें के हुक्म चिटागोंग ढाका में लागू में कल तक तो आपका हिस्सा था? सो देयरफॉर ये इस वक्त एक नेशनल
एक इमरजेंसी है, इस सूरत हाल में थोड़ा सा अपना एहतियात से काम करना चाहिए। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एहतियात से हमें बिल्कुल काम करना चाहिए। एक जो सवाल जो लीगल बैकिंग से ताल्लुक़ रखता है और उसमें उनके वकील की जानिब से जो अदालत में जवाब जमा कराया गया, जो मैं कहना चाहता था इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि मैं आई एम नॉट ओनली अ लॉयर, आई एम एग्जैक्टली सर आपका नुक्ता नजर आया। शेख एहसन साहब से बात कर लेते हैं। डेफिनेटली सर बहुत वैलिड पॉइंट है कसूरी साहब का कि जी मुल्क तो इस बार हालत जंग में है, कसूरी साहब एक बेवतन की हैसियत से ये बात कर रहे हैं, लेकिन कानून के अपने तकाजे हैं। एक बहुत बड़ी पुरानी फ्रेज है कि लेट द हैमर फॉल, लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। उनकी बिल्कुल लॉजिक भी और कसूरी साहब की नीयत भी और कसूरी साहब का महबूब वतन होने में कोई शुबा नहीं है। उन्होंने एक पहलू सामने रखा है कि इन हालात में, लेकिन जो ट्रायल जा रहा है उसे हम कानूनन कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये हमें कहीं चीज़ नज़र नहीं आती है। तो उनकी अपनी सोच जो है वो बड़ी मुस्बत है, बड़ी वो है, लेकिन हम इस ट्रायल को कैसे ड्रॉप करें, ये कानून में कोई ऐसी बात नहीं है। आप जहाँ मंतकी तौर पर उनको एक्विट करेंगे और जहाँ उनको कन्विक्ट करेंगे। ये नईम साहब, एक खुर्शीद साहब ने हमें एक नई डायमेंशन दी और उन्होंने कहा कि ये जो इंडिया के साथ अब हमारे हालात चल रहे हैं, इस हालात में अगर आप अहमद रजा कसूरी साहब ने बड़ी एक नई डायमेंशन दी और कहा कि जो ये हालात चल रहे हैं अब इसमें मुमकिन नहीं है कि अगर किया भी जाए तो एक बड़ा रॉन्ग मैसेज जाएगा और मोरल डाउन होंगे। ये बात किसी हद तक ठीक है। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि वो एक रेपुटेटेड आदमी है, उसने मुल्क को सर्व किया है, आर्मी चीफ रहे हैं, और क्या उन्होंने कोई ऐसा काम किया जो पहले नहीं हुआ? क्या हम तो यहाँ हर बंदे को गद्दार कह देते हैं। तो बात यह कि चूँकि ये केस सब जुडिस है, तो अभी चूँकि अदालत में मामला जो है ज़ेर समाअत है, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी अदालत मुनासिब समझेगी इसके लिए फ़ैसला देगी। उसके क्या रिपरकशंस होते हैं, उसका क्या इफ़ेक्ट होते हैं, मुल्क के उस पर क्या इफ़ेक्ट होते हैं, अवाम पे क्या होते हैं, डिमोरलाइजेशन होती है नहीं होती है, लोगों का मोरल हाई होता है डाउन होता है, वो बात की बातें हैं। लेकिन बात ये है कि क्या उनके आए बगैर ये सब कुछ हो सकता है? मेरा सिर्फ एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है जो मैं आपके नाज़रीन के सामने छोड़े जा रहा हूँ कि क्या उनके आए बगैर ये सब कुछ हो सकता है? नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेने और ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और संगीन गद्दारी केस पर गुफ्तगू जारी है। हमारे एनालिस्ट और सीनियर लॉयर्स हमारे साथ मौजूद हैं। एक दफ़ा फिर हमें अहमद रज़ा कसूरी साहब ने ज्वाइन किया है। कसूरी साहब, एक जो कॉमन क्वेश्चन जो कि एक आम आदमी की तरफ से बार बार बीइंग अ जर्नलिस्ट हमसे भी पूछा जाता है और लॉयर से भी पूछा जाता है, आप क्या समझते हैं हमारे मुल्क में ताकतवर और कमज़ोर को एक तरह से डील किया जाता है या नहीं, या ताकतवर के लिए कोई और कानून है और कमज़ोर के लिए कोई और कानून है? जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इस हवाले से क्लियर ऑब्जर्वेशन दी और उन्होंने कहा कि मुल्जिम के हाथों अदालतें यरगमाल नहीं बन सकती और सबके लिए कोई छोटा हो बड़ा हो एक ही कानून होगा। सर आपके क्या कमेंट्स हैं इस पे? इसमें तो शक की बात ही कोई नहीं है, लेकिन मैं तो आपको एक डिफरेंट सिनारियो दे रहा हूँ। वो सिनारियो ये दे रहा हूँ कि आपकी कौमी आज़ादी खतरे में है, आपके पर 26 हमला हो चुका हुआ है, आपकी फौज नहीं कि किसी और तबके ने नहीं पाकिस्तान को। तो पोजीशन ये है कि इस वक्त आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन है। मैं एक सीनियर पॉलिटिशियन होने के नाते, और मैं लॉयर भी हूं, मैं जो पहली आपकी ऑब्जर्वेशन को मैं एग्री कर रहा हूं, लेकिन मुल्क और कौम के लिए बहुत सारे चीज कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। क्या छोटे से कॉम्प्रोमाइज पर आप ये नहीं पसंद करेंगे कि आपके मुल्क का दफा हो, आपकी मुल्क की आजादी दफा हो, आपको हिंदुस्तान आके कैप्चर ना कर दे, आपको हिंदुस्तान आके तबाह बर्बाद ना कर दे जो कुछ तैयारी किया बैठा है। तो लड़ना तो आपने लड़ना, ना मैंने लड़ना है, ना जजेस ने लड़ना है, लड़ना तो इन्होंने है। तो अगर इन्हीं का मोरल डाउन हो गया तो कैसे लड़ेंगे? जी मैं ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। अहमद रज़ा कसूरी साहब अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। सर
किस हद तक अफेक्ट करेगा, अगर किस हद तक मोरल डाउन होगा? अगर कोई इफेक्ट नहीं करेगा सर। मैं कसूरी साहब की बात की तायीद इसलिए करता हूँ कि जो आदमी भी मुल्की मफाद के साथ या आइन के साथ खेलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे ट्रायल मुकम्मल होना चाहिए। और ये बात कहना कि मुल्क पर कोई क़यामत नाज़िल हो जाएगी, हमारी फ़ौज, हमारे अदारे अपनी जगह पर बिल्कुल, और देख लिया है आपने कि किस तरह से बर वक्त हमने कार्रवाई करके हिंदुस्तान, तो हमारी इस सब बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने भी मुल्क के दफा के साथ खेला है, इन्होंने मुल्क के आइन के साथ खेला है। मुल्क के आइन के साथ खेलना भी इतना ही बड़ा जुर्म है जितना कि किसी दुश्मन हमारे ऊपर आकर जलगार करे। हम अंदर से अगर जलगार करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, ये अपने मंतकी अंजाम को जा रहा है और जाएगा, ऐसे ये ड्रॉप नहीं होगा केस। सर एक चूँकि केस चल रहा है और इसका दो ही हल है, या एक्विटल है या इसकी सज़ा है, तीसरी चीज़ को है नहीं। 2 मई का इंतज़ार करते हैं, लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। जजमेंट अदालतें मौजूद हैं और केस इस वक्त अदालत में है, तो इसकी मैं नहीं समझता कि हम कोई चीज़ प्री एम्प्ट कर सकते हैं। नहीं, प्री एम्प्ट तो हम कर भी नहीं सकते। हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, इनकी बात तो आखिरी जो हरफ आखिर है वो दुरुस्त है बिल्कुल कि 2 मई को इंतजार करें। लेकिन मैंने जैसा क्या कहा है कि ये इंतजार रहेगा, लेकिन बाहर कैफ ये हमारी अदलिया के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। केस को अगर दोबारा जिस तरह से ओपन किया गया है, इसको आप जाना चाहिए अपने मन की। तो आपको नजर आ रहा है खोसा साहब के दौर में बिल्कुल मैं समझता हूँ कि खोसा साहब डिटरमिन हो ना, बड़े डेयरिंग दिए। आसिया मसीह का केस आपके सामने, इसी तरह से हमारे काबिल एहतराम कादरी साहब का जो केस था वो भी आपके सामने। अभी जो झूठी गवाही के बारे में है उनका, और फिर अदालत के अंदर जिस तरह से अदालतों को रिलीज क्या इंटरेस्टेड होगी कि उनका जो केस है वो लेके चले आगे? मुशर्रफ साहब की जानिब से तो अपोजिट स्टेटमेंट दी जा रही है ना, वो कह रहे हैं कि अब मेरे लिए माहौल साजगार है आने के लिए भी, और दूसरा माहौल साजगार का उन्होंने इसलिए भी लिंक किया कि उनके सारे बंदे जो हैं बैठे हुए हैं। हुकूमत की इंटरफेरेंस करने की कोई पोजीशन नहीं है। तमाम शवाहिद, इन्वेस्टिगेशन, रेफरेंस, एविडेंसेस ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं। अब लॉ पॉइंट का मामला है, जैसे मैंने पहले कहा, 2 ही चीज़ें होंगी, या एक्विटल होगा या सज़ा होगी। अब ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, पूरी कौम को इसका इंतज़ार करना चाहिए, और ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान की अदलिया की भी समत। लेकिन सर ये आपकी बात, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री हूँ, लेकिन उनके वकील की जानिब से जो कहा गया है, जो अदालत में बहस भी हुई है, और वो ये जुमला था कि ये काबीना पे छोड़ दिया जाए मामला, और काबीना डिसाइड करे इसको। काबीना का कोई अब तल्लुक नहीं है। अदालत में केस चला गया तो फिर काबीना थी या नहीं थी, किसी ने इजाजत दी। लेकिन एहसन साहब आप बखूबी जानते कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये केस हुआ था, तो हुकूमत पाकिस्तान इसे परस्यू करने में इंटरेस्टेड होगी या नहीं? होनी चाहिए, होनी तो चाहिए सर, लेकिन होगी यही मेरा सवाल है कि पीटीआई की हुकूमत कुछ अर्सा पहले जो मौजूदा हुकूमत के वज़रा हैं उन्होंने इस केस के बारे में जो रिमार्क्स दिए हैं उनसे नज़र आता है कि हुकूमत लीस्ट इंटरेस्टेड है इस केस को आगे चलाने में। आप तो ज़्यादा हैं। बिल्कुल ऐसी स्टेटमेंटें आई हैं, वज़ारत इत्तलात की तरफ से आई हैं और लोगों की तरफ से आई हैं कि मुशर्रफ के केस को अब जो है, तो इससे हुकूमत नज़र आ रही है कि वो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही। अलबत्ता अदालतें जो हैं इस मसले पर लिप सर्विस ज़्यादा है, लिप सर्विस ज़्यादा है। जी जी ठीक है, बयानात इस पे आ रहे हैं, लेकिन चूंकि जैसे मैंने पहले कहा कि अब अदालतों में मामला है, तो देखें अदालत ने इसका फैसला करना है इधर वे। अब ये दरमियान में लटकेगा नहीं, ये श्योर है कि इस दौर में इसका फैसला हो जाएगा। अब क्या फैसला आता है वो इस पे डिपेंड करता है। और असासे जब्त करने से मुतालिक जो वो असासे जब्त ही रहेंगे, पासपोर्ट कैंसिल नहीं रहेगा, ईसीएल में नाम कंटिन्यू रहेगा। वो जिस वक्त कोई आदमी एब्सकॉन्ड कर जाता है तो वो एक लीगल अलग प्रोसेस है, जायदादों को वो फ्रीज किया जाता है, बाज़ औक़ात नीलामी तक मामला पहुंच जाता है। ईसीएल का तो अब वो उनका नाम रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुल्क के अंदर नहीं, वो तो निकाल दिया गया था, इसीलिए निकल गए थे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाजरीन, चूँकि केस अदालत में हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पैनलिस्ट इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि
जो मुशर्रफ साहब की जानिब से कहा गया कि वो 13 मई को आएंगे, तो लगता नहीं है ऐसा कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे। एवन मुशर्रफ साहब के जो लॉयर हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते रहे हैं, अहमद रज़ा कसूरी साहब, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि मुश्किल लग रहा है कि मुशर्रफ साहब वापस आएँ। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।